दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज की वीडियो में बात करूंगा देश के संघीय ढांचे का चुनाव के दौरान जो भी पार्टियां होती है दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उस लगाने आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में देश के संघीय ढांचे पर सीधे हमला कर देती है और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता है। और देश का संघीय ढांचा हमारे संविधान का प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले आपको यह समझा दूं कि संघीय ढांचा होता क्या चीज है। संघीय ढांचे का मुख्य मतलब ये होता है ना कि केंद्र और राज्य की शक्ति संविधान में बटा हुआ है, लेकिन इस तरीके से राज्य काम करेगा ना जो केंद्र को मजबूती देगा। हालांकि आपको बता दूं कि अलग अलग देश के संविधान में संघीय ढांचे का मतलब अलग अलग है। अमेरिका में संघीय ढांचे का मतलब ये है ना कि राज्य पूरी तरीके से केंद्र की इकाई है। वहां राज्य के जो गवर्नर अपने अलग ताकतवर हैं और वहां के जो प्रेसिडेंट अलग ताकतवर है, और दोनों का शक्ति इतना क्लियर है ना कि दोनों एक दूसरे के बराबर आके खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत की संघीय ढांचे की बात किया जाए तो भारत का संघीय ढांचा ऐसा नहीं है। भारत का संघीय ढांचा ऐसा है कि केंद्र और राज्य की शक्ति तो बटा है, लेकिन इन दोनों का झुकाव केंद्र की ओर है। मतलब राज्य को अधिकार मिलेंगे, लेकिन राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग केंद्र की शक्ति बढ़ाने में रहेगा। मतलब राज्य का जो हमारा देश का संविधान है उसके संघीय ढांचे का झुकाव मुख्य रूप से केंद्र की ओर है। इसीलिए कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई नियम को लेकर टकराव हो तो कोर्ट कचहरी सीधे नहीं होगा, सीधी सी बात जो केंद्र नियम पास किया है वो पास हो जाएगा। तो अब मैं जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, संघीय ढांचे को नुकसान कैसा पहुंच रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और अलग अलग राज्यों में अक्सर भारत देश में चुनाव चलते रहते हैं। तो अभी बिहार के चुनाव में जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में ऐसे ऐसे बातें कर देती है, यहाँ तक बातें बोल देती है जो सरकार से आगे बढ़कर देश को नुकसान पहुंचाता है, देश का संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचता है। और अगर संघीय ढांचे को अगर अच्छे से अगर सिंचित करने की बात किया जाए तो मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे तो वो उसके पहले देश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो उनको पता था कि राज्यों का योगदान कितना होता है देश को आगे बढ़ाने में। और इसी के परिप्रेक्ष्य में वो जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक प्रमुख चीज सभी राज्यों को बोला और प्रमुख रूप से ये पूरा राज्यों के सामने प्रस्ताव रखा कि देश के सभी राज्यों के बीच में कंपटीशन और प्रतियोगिता इस नाम पर होनी चाहिए कि कौन राज्य कितना विकास करके देता है। और उन्होंने ये बात जानते हुए कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने राज्यों को उनकी बहुत ज्यादा अधिकार दिए और बहुत ज्यादा छूट दी कि आप आगे बढ़ो और केंद्र आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। और इसके अच्छे परिणाम भी निकले। अच्छे परिणाम ये निकले कि जीएसटी बिल 2016 में पास हुआ, और पास ही नहीं हुआ, पहली बार संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जीएसटी बिल पास कराने में पूरे के पूरे देश के वित्त मंत्रियों ने, पूरा देश के सरकारों ने सहयोग किया। और जीएसटी बिल पास कराने में सबसे अहम भूमिका रही देश के उस तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का। उन्होंने पूरे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और ये जीएसटी बिल को पास कराया। और जीएसटी बिल को पास कराना केवल बीजेपी सरकार की उपलब्धि न माना जाए, केंद्र की इकलौती उस समय की सरकार की उपलब्धि न माना जाए। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जीएसटी बिल पास कराने का प्रयास किया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सरकार जब आई 2004 से 14 तक रही, उन्होंने भी जीएसटी बिल पास कराने की कोशिश किया था, लेकिन बात और सहमति नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ जब 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के काल में जिस तरीके से पूरे के पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया, इसका परिणाम हुआ कि जीएसटी बिल पास हो गया। और उस वक्त ऐसा नहीं कि जीएसटी बिल पास कराते समय राज्यों को प्रेशराइज किया गया था, राज्यों को हर तरीके से आश्वासन दिया गया था। और यहाँ तक कि राज्यों को ये भी कहा गया था कि हम 5 साल तक कंपनसेशन देंगे। मतलब जीएसटी के कारण अगर जो भी आपका घाटा लगेगा वो सब चीज का भरपाई, अगर घाटा लगा तो केंद्र करेगा और फायदा लगा तो आप अपना रखिए। और ये 5 साल तक कंपनसेशन देने के बाद भी जीएसटी का अच्छा कलेक्शन हुआ। और अभी आपको पता होगा कि जीएसटी में छूट दिया गया है, उसके बावजूद भी देश के जीएसटी में कलेक्शन अच्छा होते जा रहा है और देश की इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ करते जा रही है। तो ये सब के सब ना कोऑर्डिनेशन केंद्र और राज्यों के कोऑर्डिनेशन के बाद हुआ। केंद्र के पास अधिक शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने राज्यों को छूट दी कि
आप आगे बढ़िए, इससे देश का विकास है, क्योंकि राज्यों का कोऑर्डिनेशन के बिना देश का विकास होना संभव नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है। और ये अच्छी चीज है, लेकिन जो चीज अच्छी है उसे आगे चलना चाहिए, प्रैक्टिकल तो यही कहते हैं। और यही नहीं, देश के सभी नेताओं सभी अधिकारियों को इसमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो लाइफ होता है ना, वो नदी की तरह चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, रोड की तरह सीधा नहीं चलता। और नदी जिस तरीके से, अगर आपको नदी के में खड़े हो तो आपको आगे देखोगे तो लगेगा आगे नदी बंद है, क्योंकि नदी का आगे का रास्ता नहीं दिखता। उसी तरीके से जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, वो सीधा जितना दिखता होता नहीं है। इसमें होना ये चाहिए था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोऑर्डिनेट करके और इस टाइप की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि इसमें केंद्र सरकार जिस तरीके से तगड़े काम किए और वो काम से पूरे देश को फायदा हुआ, तो विपक्षी पार्टियां जो है ना, अब उनको एक डर सताने लग गया कि इस तरीके से हम तो अब सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी केंद्र की मौजूदा सरकार जिस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रही है जनता के कल्याण के लिए, और जनता के मतलब इच्छा के अनुसार काम कर रही है, जनता उनकी ओर आकर्षित है, तो उनको इस बात का डर सताना स्वाभाविक है कि अब मेरा क्या होगा। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब केंद्र सरकार की कोई भी नियमों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में फिर केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लाई, और 1 कृषि कानून ऐसे थे जो खुद मनमोहन सिंह के सरकार में आए थे, और उनके जो चुनाव लड़े थे उनके मैनिफेस्टो में तीनों का एकदम सेम वही कृषि कानून थे। लेकिन उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर ये सताने लग गया कि अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे और सरकार इस तरीके से जन कल्याणकारी चीजें करने लग गई और जनता इससे जागरूक होने लग गई, तो हमारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब उसके बाद में जो विपक्षी पार्टियां ना, केवल सरकार के फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया। और शुरू में तो उनका विरोध लॉजिकली होता था, कुछ सर पैर का होता था, लेकिन समय के साथ वो एकदम लॉजिक से परे केंद्र सरकार नियम लाई, मतलब विरोध करना तय है। और कृषि कानून का खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए गए, बहुत सारे नैरेटिव फैलाए गए, और सरकार को ये बहुत बड़ा विद्रोह हो जाए और बहुत बड़ा जनता का आक्रोश को देखते हुए जो विपक्षी पार्टियों ने जो पैदा कर दी थी, और इस तरीके से हुड़दंग को बचने के लिए सरकार को एक बिल वापस लेना पड़ा। हालांकि सरकार को इसके लिए बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अब उसके बाद सरकार सीएए लेके आई। सीएए में भारत के कोई भी धर्म, किसी भी लोग को, व्यक्ति को बाहर भेजने का प्रयास नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा बार बार ये झूठ और नैरेशन फैलाया गया कि अभी जो नया जो सीएए जो आ रहा है, उससे देश के मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जबकि सीएए का मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान में सीएए का मतलब होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक है, जिसमें सिख हैं, जैन है, बौद्ध है, फारसी है, ईसाई है, और भी जो ऐसे लोग जो जुल्म सितम के सताए गए जो अल्पसंख्यक है, उनको भारत में बुलाया जाना था, उससे ज्यादा नहीं था। और उनको जो 11 साल का जो नागरिकता में जो छूट मिलती है, उनको 6 साल में नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और बहुत सारी ऐसे विरोध किए गए जो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और यहां तक कि अलग अलग राज्यों में ये प्रस्ताव लाए गए, और उसके बाद में इस तरीके से हिंसक आंदोलन किए गए, तोड़फोड़ किए गए, आगजनी करने की कोशिश की गई कि देश की जो सरकार है उसको रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़े, और जानलेवा हमला शुरू कर दिए नागरिकों पर और पुलिस पर, कि पुलिस उसके जवाब में गोली चलाए और एक भी लोगों को कुछ हुआ तो हम इसको विदेशों में जाकर बता सके, दिखा सके कि देश में क्या हो रहा है, देश के नागरिकों को किस तरीके से उनका आवाज को दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सीएए का विरोध उस समय हुआ था ना, जब उस वक्त देश के जो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, ताकि उनके सामने बता सके। लेकिन पुलिस ने और सरकार ने बहुत संयम बरता और इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। अब इसके बाद में नया है एसआईआर। एसआईआर जो है वो निर्वाचन आयोग का पूरा अधिकार क्षेत्र में है। सबसे पहले तो विपक्ष एसआईआर के विरोध में कोर्ट गई। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और वो उसका कर्तव्य भी है, उसे किया जाना चाहिए। उसके बाद में झूठे नरेशन करने लग गए और विपक्ष को कहीं ना कहीं डर भी सताने लग गया कि जो ज्यादातर, क्योंकि एसआईआर में यही है कि जो बांग्लादेशी और खास करके जो ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत के नागरिकता का झूठा प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बना कर रखे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई
हो सके। तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरे वोटर हैं और ये मेरे लिए हुड़दंग करते, हल्ला करते, इनका नाम कट जाएगा तो फिर मेरे को फायदा कहाँ से होगा। इसको लेकर भी बेसर पर का बहुत विरोध किया और यहाँ तक कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे ऐसे राज्य जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं, एक प्रस्ताव तक पारित किया गया कि हम SIR को लागू नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में क्लियर वर्णन है कि केंद्र अगर कोई कानून पास करती है और उसी मैटर पर राज्य का कानून आएगा तो केंद्र का पास कानून वैलिड हो जाएगा और केंद्र के पास कानून को राज्य विरोध नहीं कर सकती। अब जो संविधान अपने साथ में लेकर घूमते हैं और जो अपने आप को संविधान का ज्ञाता बताते हैं और संविधान बचाने की जो बातें करते हैं, उन लोग को ये संविधान की धारा क्यों नहीं दिखती, ये संविधान में लिखी बातें क्यों नहीं दिखती कि केंद्र का जो नियम है उसको राज्यों द्वारा विरोध नहीं किया सकता। और इन्हीं लोग के जो गठबंधन में शामिल है, उन्हीं जो सरकारें हैं, जो विपक्ष जो वहां पर जो अपने अपने राज्यों की सरकारें जो उनके गठबंधन में शामिल है, क्योंकि केंद्र में तो ये सब विपक्ष हैं और अपने अपने राज्यों में सत्तारूढ़ दल है, तो वहां जब इस तरीके से गैर संवैधानिक काम करते हैं संविधान के नियमों को उलट, तो ये अपनी पार्टियों को नहीं बोलते। आज अगर देखा जाए तो राहुल गांधी, जो मैं राहुल गांधी का खुल के नाम बोल रहा हूं, कि जो संविधान का किताब लेकर घूमते हैं, वो संविधान का किताब के तहत अपने जो सहयोगी पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछते कि भाई आप केंद्र के लायक कानून का विरोध कैसे कर रहे हो, ये तो गैर संवैधानिक है। MK स्टालिन से क्यों नहीं पूछते तमिलनाडु में कि ये गलत है, और खुद भी SIR का विरोध वोट चोरी के नाम से करते हैं, तो खुद भी इसका जवाब क्यों नहीं देते कि किस तरीके से आप कहते हो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में साबित कर नहीं पाते हो। तो इस तरीके से देखा जाना तो ये संघीय ढांचे पर हमला ही है, क्योंकि संघीय ढांचे का मतलब केंद्र सबसे प्रमुख रहेगा और केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव होगा तो केंद्र प्रमुखता से संभालेगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में केंद्र को प्रमुख माना गया और ये माना गया कि अगर हम केंद्र को प्रमुख शक्ति देंगे तभी वो राज्यों को अपने साथ बांध के रखेगा, और इसमें राज्यों के अधिकारों की भी बात की गई है। और अगर राज्यों का अधिकारों का अनैतिक तरीके से केंद्र हनन करता भी है तो कोर्ट कचहरी में जाइए, कोर्ट कचहरी आपका सब सुनेगा। तो ये इस टाइप का विरोध ये बताता है कि देश के संघीय ढांचे को नुकसान ये सब चुनावी प्रचारों के दौरान जो विपक्षी पार्टियां हैं, केंद्र को लेकर विपक्षी पार्टी, क्योंकि अगर आप मैं विपक्षी बोलूंगा तो विपक्षी पार्टियां आज के समय कोई विपक्षी नहीं रहा और कोई भी सत्तारूढ़ दल आजकल सत्तारूढ़ दल नहीं रहा, क्योंकि एक राज्य में वो सत्तारूढ़ होती है और अलग राज्य में विपक्ष हो जाती है। जैसे बीजेपी अगर केंद्र की बात करें तो सत्तारूढ़ है लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्षी है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कई जैसे हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ है लेकिन केंद्र के मामले में विपक्षी है। तो मैं इन सभी पार्टियों को कह रहा हूं जो अपने अपने जगह विपक्षी पार्टियों की भूमिका निभाती है, वो भूमिका निभाते वक्त खास करके यहाँ NDA अलायंस के लोग ही हैं, उनके नेतागण हैं, ये भारत के संघीय ढांचों पर हमला करने से बाज क्यों नहीं आते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं वीडियो में आपको समझा पाया हूँगा कि भारत का संघीय ढांचा किस तरीके से नुकसान पहुँचता है और किस तरीके से ये सब चीज चल रहा है नुकसान पहुँचाने का। आपका इसको लेकर क्या राय है प्लीज कमेंट करके वीडियो में बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।